बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज के सेशन में हम बात करेंगे टर्निंग इफ़ेक्ट्स ऑफ द फोर्स। इससे पहले हम बात कर रहे थे फोर्स और उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसके जो असरात हैं, उसकी वजह से होने वाली मोशन, उसकी डिटेल्स पढ़ रहे थे। आज के सेशन में हम जो उसका टर्निंग इफेक्ट है, फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है और उसमें वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देती है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें उनको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन with the like and unlike parallel forces. As you can see in this picture, ये हमारे पास F1, F2 और F3 तीन फोर्सेस जो हैं वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो F1 और F2 फोर्सेस हैं ये एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल अप्लाई हो रहे हैं। इस तरह के फोर्सेस जो एक ही डायरेक्शन में हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, उनको हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। ये हमारे पास F1 और F2 ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। बट अगर हम बात करें F1 या F3 या F2 या F3, तो अब ये चूंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है, पैरेलल तो है बट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इस तरह के फोर्सेस को हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। तो दो फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हो, एक डायरेक्शन में, तो लाइक पैरेलल फोर्सेस, और दो फोर्सेस जो एक दूसरे के ऑपोजिट और अपोजिट हो पर पैरेलल हो, उनको हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस की। ये हमने सेकंड चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो दो फोर्सेस हैं उनको हम ऐड अप कर सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल। ये उसका एक छोटा सा रिकैप है, यहाँ पे आप देख लें ताकि हम इसका एक अगला जो सेक्टर है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का वो पढ़ना चाह रहे थे, इसको जस्ट एक रिव्यू के तौर पर देख लेते हैं। हमारे पास तीन अगर फोर्सेस हो, F1 at 30 degree, F2 at 45 degree and F3 at 60 degree with the magnitude of 200 Newton, 300 न्यूटन एंड 250 न्यूटन। अगर ये तीनों फोर्सेस हों, हम उनको एड अप करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हेड टू टेल रूल जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था। तो यहाँ पर हम उनको इस तरह अरेंज करेंगे कि जो फर्स्ट फोर्स है उसके हेड के साथ सेकंड फोर्स की टेल, फिर सेकंड के हेड के साथ थर्ड की टेल, ये हेड टू टेल रूल कहलाता है। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट की टेल से स्टार्ट होगा और लास्ट के हेड तक जाएगा, जिसको हम उनका रिजल्टेंट R या F या जो भी आप नाम देना चाहें वो कह सकते हैं। इसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं, और हेड टू टेल रूल के जरिए हम दो या दो से ज्यादा फोर्सेस जो है वो उनको एड अप कर सकते हैं। ओके जी, अब बात करते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। हमने पीछे पढ़ा था कि जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है तो इट ट्राई टू मूव इट और मूव इट। कोई जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स अप्लाई होती है वो या तो उसको मूव करवा देती है या मूव करवाने की कोशिश करती है। इस तरह ये रोकती है, ये रोकने की कोशिश करती है। अब अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर इस तरह से अप्लाई हो कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने के बजाय एक सर्कुलर पाथ में या रोटेशन करने लग जाए, तो उसको हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स कहते हैं या टॉर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो दरवाजा है, डोर है, अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करें तो वो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द इस तरह रोटेट हो जाता है, इसको हम टॉर्क कहते हैं। वो उसकी मूवमेंट को हम टॉर्क कहते हैं, उसको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह ये एक रिजिड बॉडी है, ये इसका एक पॉइंट है जिसके गिर्द ये रोटेट करती है, और जिस पॉइंट के गिर्द ये रोटेट करेगी उसको हम एक्सिस ऑफ द रोटेशन कहते हैं। अब ये एक एग्जांपल देखें कि जैसे ये दो बच्चे जो हैं वो सीसॉ पर झूल रहे हैं, ये वो पॉइंट है जिसके गिर्द ये सीसा जो है वो घूम रहा है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, सॉरी पॉइंट ऑफ रोटेशन, जहां पर वो ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है, पॉइंट ऑफ रोटेशन है। और ये बच्चे जहां पर उसको फोर्स लगा रहे हैं, ये दो पॉइंट्स जहां पर उसको फोर्स लग रही है, इसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लेकर पॉइंट ऑफ रोटेशन तक का ये जो फासला है, इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। अगेन, पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का ये जो डिस्टेंस है, इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। और अब ये इसकी डेफिनेशंस हैं। द लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। The perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation is known as the moment arm of the force, or simply moment arm. अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम टॉर्क के तौर पर डिक्लेयर करते हैं। जैसे यहां पर देखें, ये हमारे पास फोर्स है
और उसके साथ ये जो L है ये असल में मोमेंट आर्म है। जैसे अगर हम इस स्पैनर की बात करें तो ये वो पॉइंट है जहां पे ये स्पैनर घूम रहा है, ये फोर्स लग रही है और ये इसका मोमेंट आर्म है। तो जो टॉर्क होगा या इसको हम टॉ भी कहते हैं, ये इक्वल होगा फोर्स इनटू मोमेंट आर्म और इसको हम टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। और ये एक्सप्लेन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगने से जो उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको। जैसे ये बोतल का जो ओपनर है, बॉटल ओपनर है, तो उसको भी हम बॉटल के कैप के ऊपर रख के एक साइड से जब घुमाते हैं तो दरमियान में एक मोमेंट आर्म क्रिएट होता है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और उसके अलावा पॉइंट ऑफ रोटेशन और तो फोर्स लगाने से उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो ढक्कन को खोल देता है। अब ये तो बात हो रही थी कि अगर जो मोमेंट आर्म और जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स है उसमें एंगल हो 90 का। यहां पर ये देखें, ये हमारे पास मोमेंट आर्म है और ये फोर्स लग रही है और एंगल जो है इनमें वो 90 डिग्री का बन रहा है। बट व्हाट इफ अगर ये एंगल 90 का ना हो, कोई और एंगल हो। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मोमेंट आर्म है और फोर्स लग रही है ये फोर्स है। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो अब इस कंडीशन में दो सूरतें बनती हैं। हम दो तरह से जो टार्क है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं और उसका वो कंपोनेंट ढूंढे जो मोमेंट आर्म के साथ 90 का एंगल बना रहा हो। जैसे इस केस में एक जो फोर्स का कंपोनेंट है वो ये बन रहा है और एक कंपोनेंट बन रहा है ये। तो एज यू कैन सी कि इसका ये जो कंपोनेंट है ये इसके साथ एंगल जो वो 90 बना रहा है। तो इसके साथ और इसको कैलकुलेट करके F sin थीटा और ये L, इसके साथ आप जो टॉर्क है वो निकाल सकते हैं। या फोर्स को अगर आपने कंपोनेंट में डिवाइड नहीं करना तो आप मोमेंट आर्म को डिवाइड कर दें। अब ये देखिए, ये हमारे पास मोमेंट आर्म है तो हम इसका एक ऐसा कंपोनेंट ढूंढते हैं जो फोर्स के साथ एंगल 90 का बनाए। तो मोमेंट आर्म के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक ये वाला L sin थीटा और एक ये वाला L cos थीटा। अब ये देखें, ये वो कंपोनेंट है जिसके साथ जो फोर्स है वो 90 का एंगल बना रही है। तो इस तरह से हम टॉर्क को फाइंड आउट कर सकते हैं या फोर्स को डिवाइड करके वो कंपोनेंट ढूंढे जो मोमेंट आर्म के साथ 90 का एंगल बनाए, या मोमेंट आर्म को जो वो रिजॉल्व करके ऐसा कंपोनेंट ढूंढे जो फोर्स के साथ एंगल जो है वो 90 का भलाए। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। फर्दर हमारे पास आ जाता है जी कपल। कपल क्या होता है जी? कपल कहते हैं अगर दो फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से अमल करें कि उसको रोटेट करवा दें। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं कि एक फोर्स जो इसकी इस डायरेक्शन में लग रही है और एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो अब इस सूरत हाल में ये ऑब्जेक्ट जो है वो टर्न हो जाए, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील होता है। अब स्टीयरिंग व्हील में भी आप दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं जिसकी वजह से उसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है और वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घूम जाता है। और इस तरह की फोर्सेस जिसमें दो फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में काम करें, इनको हम कपल कहते हैं। इनको हम कपल कहते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। स्टीयरिंग व्हील की मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं। यहां पर एक एग्जांपल दी गई है। A spanner 25 centimeters long is used to open a nut. If a force of 400 Newton is applied at the end of a spanner, what is the torque acting on the nut? अब कह लीजिए एक स्पैनर है, ये इस पर फोर्स लग रही है, ये उसका मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म है 25 सेंटीमीटर, फोर्स उस पर लग रही है 400 न्यूटन। तो फार्मूले में पुट करेंगे हमारे पास उसका टॉर्क जो वो आ जाता है। अच्छा, जो हम बात पहले कर रहे थे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की, तो रेजोल्यूशन फोर्स को हम अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। जैसे हमने पीछे देखा कि दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस को हम हाइट टू टेल रूल के जरिए ऐड अप कर सकते हैं। उसी तरह हम एक फोर्स को उसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं, जिसमें हम जो दो फोर्सेस हैं और एक फोर्स जो है उसको उसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें। अब हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब फर्ज कर लें कि हमारे पास ये एक फोर्स है F, ये हमारे पास एक फोर्स F जो इस पॉइंट O पर एंगल थीटा बनाकर उस पर एक्ट कर रही है। अब अगर हम इसके ऊपर से इस तरह लाइट डाल के इसके ऊपर देखें तो इसका साया यहां पर नीचे बन जाता है। एक तो कंपोनेंट इसका हो गया ये। दूसरा, अगर हम इसको इस तरफ से लाइट डाल के देखें तो दूसरा इसका कंपोनेंट बनता है ये वाला।
इसको हम एफ एक्स कहते हैं जो अलोंग एक्स एक्सिस होता है, और इसको हम एफ वाई कहते हैं जो अलोंग एफ वाई होता है। अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से जो फाइंड आउट है वो कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। और अच्छा जी, अब यहाँ पर उन्हीं दो कंपोनेंट्स को मैं कुछ इस तरह से ड्रा कर रहा हूँ। ये हमारे पास आ गया एक्स कंपोनेंट एफ एक्स, जिसको हमने एफ एक्स कहा है, और ये हम जैसे मैंने आपको पीछे उसकी प्रोजेक्शन बना के दिखाई, तो ये हमारे पास आ गया एफ वाई, और ये फोर्स एफ है, ये एंगल थीटा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया, ये हमारे पास एक ट्राइंगल ओ ए सी बन चुकी हुई है। अब इस ट्राइंगल को जरा माइंड में रखिएगा, ट्राइंगल ओ ए सी, इसी ट्राइंगल के साथ हम इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। मैं यहां पर फॉर द रेफरेंस यहां पे वो ट्राइंगल बना देता हूं। ये हमारी फोर्स थी, ये उसका एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये फोर्स एफ थी, यहां पर हमारे पास था एफ एक्स एफ वाई, और ये ओ ए और सी, ये हमारी ट्राइंगल थी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हमें एक ट्राइंगल के बारे में ये बताती हैं कि जो cos थीटा होता है दैट इज इक्वल टू ओ ए ओवर ओ सी। दैट मींस जो cos थीटा होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस क्या है ओ ए और हाइपोटेनस क्या है ओ सी। तो cos थीटा इज रिटन एज ओ ए ओवर ओ सी। अब ओ ए क्या है एफ एक्स, तो हम ओ ए की जगह पे लिख देंगे एफ एक्स, और ए सी क्या है एफ वाई, तो हम ओ सी की जगह पे क्या लिख देंगे एफ, सॉरी ओ सी क्या है एफ, उसकी जगह पे हम लिख देंगे एफ। तो एफ एक्स ओवर एफ इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहां पर इस एफ को हम इस तरफ ले जाएं तो एफ एक्स विल बिकम एफ कॉस थीटा। ये एक्स कंपोनेंट हो गया इस फोर्स एफ का। अब इसी तरह दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन थीटा होती है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है एफ वाई, और हाइपोटेनस क्या है एफ, तो एफ वाई ओवर एफ इज इक्वल टू साइन थीटा, एफ उस तरफ जाएगा तो ये हमारे पास दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एंड सेकंड कंपोनेंट इज एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो ये दो कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास इस फोर्स के। आगे मूव करते हैं हमारे पास, अब हमने ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो मैं पीछे आपको बता रहा था कि जो साइन थीटा होता है दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कोसाइन थीटा होती है बेस ओवर हाइपोटेनस, और टेंजेंट होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसी दो जो रेशियोज को इस्तेमाल करके हमने एफ एक्स और एफ वाई निकाले हैं। अब हम वो हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए। अब हम उन कंपोनेंट्स की जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक कंपोनेंट्स दोनों दिए गए हैं तो अब हम उससे रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। जो रिजल्टेंट से कंपोनेंट्स हमने ये बना लिए थे, अब अगर हमारे पास रिजल्टेंट दिया गया है, कंपोनेंट्स दिए गए हैं, हम उसका रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, हमारे पास ट्राइंगल थी कुछ इस तरह से ओ ए सी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू उस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब हाइपोटेनस हमारे पास क्या है ओ सी, तो ओ सी स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेस, बेस क्या हमारे पास ओ ए स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है ए सी स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करेंगे एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाती है जी मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम द कंपोनेंट्स। कि अगर हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई दो कंपोनेंट्स दिए गए हो और हम रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो ये हमारे पास फार्मूला। उसके बाद अगर हम निकालना चाह रहे हैं उसकी डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर की बात हो रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, हमें उसकी डायरेक्शन भी चाहिए, तो हम तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे दैट इज tan थीटा। और जो tan थीटा होती है वो होती है बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब हमारे पास बेस क्या है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब हमारे पास बेस आ जाएगी हमारे पास सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए सी, और बेस हमारे पास क्या है ओ ए। तो ए सी बराबर एफ वाई और ओ ए बराबर एफ एक्स।
वैल्यू पुट करेंगे, tan को सब लेके आएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो जो हमारा रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन हम इससे निकाल सकते हैं। ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए और ये फॉर्मूला रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए। तो इस तरह हम दो कंपोनेंट से रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। लेट्स सी इन दिस एग्जांपल a force of 160 Newton is acting on a wooden box at an angle of 60 degree with the horizontal direction। एक फोर्स है, एक बॉक्स पर लग रही है, 60 का एंगल बना रही है। कह रहा है कि उसके कंपोनेंट्स की जो वैल्यूज हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, यहां पर आप देखें तो ये हमारे पास बॉक्स है जी, ये बॉक्स है और उस पर ये फोर्स लग रही है, ये फोर्स लग रही है, ये फोर्स F है और एंगल जो है वो 60 बना रहा है। वो कह रहे हैं इसका कंपोनेंट जो है वो फाइंड आउट करें और फिर उसके बाद उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका रिजल्टेंट, वो सारी चीजें जो है इसके साथ हम वो कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए जी, हमारे पास फोर्स क्या दी हुई है 160 न्यूटन, एंगल उसका क्या दिया हुआ है 60। अब हमने इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो पहले हम रेशियोज निकाल लेंगे। साइन थीटा साइन 60 0.866, कॉस थीटा कॉस 60 0.55। अब हमें पता है एफ एक्स क्या होता है, एफ कॉस थीटा, तो यहां पर एफ की वैल्यू लिखेंगे 160 न्यूटन और कॉस थीटा हम निकाल चुके हैं, दैट इज 0.5। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी एफ एक्स। इस तरह एफ वाई का फार्मूला हमारे पास होता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो एफ की वैल्यू अगेन 160 न्यूटन, साइन थीटा की वैल्यू हम यहां ऊपर निकाल चुके हैं, वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास कंपोनेंट आ गए। तो इस फोर्स के ये एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास यहां पर आ जाते हैं, उन्हीं फार्मूलाज को इस्तेमाल करके जो भी हमने ड्राइव किया। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है वो हमें ये क्या कहता है, वो हमें ये कहता है कि किसी भी बॉडी का जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो आपस में बराबर है, कि किसी बॉडी का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क है वो बराबर है। अब इस केस में आप देखें, ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है, इसके इस तरफ एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और एक टॉर्क जो है वो इस तरफ प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो ये वाला क्लॉकवाइज टॉर्क है, इसमें देखिए हमारे पास फोर्स कौन सी लग रही है, ये W3 और इसका मोमेंट आर्म बन रहा है L3। तो W3 L3 इस साइड का टॉर्क आ गया और अब इस साइड पे देखें हमारे पास फोर्स कौन कौन सी है, W1 और उसका मोमेंट आर्म है L1। तो W1 मल्टीप्लाई बाय L1 और उसके साथ साथ दूसरा बन रहा है W2 और L2, दूसरा बन जाएगा W2 और L2। तो इन तीनों टॉर्क्स को जमा करें, दो टॉर्क्स को जमा करें तो इस साइड वाला जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा और ये आ जाएगा क्लॉकवाइज टॉर्क। और जो मोमेंट लॉ ऑफ मोमेंट्स है वो क्या कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज मस्ट बी इक्वल टू द क्लॉकवाइज टॉर्क। इसको जो हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहते हैं। ये उसकी एग्जांपल है, इसके अंदर भी वही फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। ओके जी, अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास के। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये फर्ज करें कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी बड़ा एक ऑब्जेक्ट है, वो छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होता है। अब हर ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटी है वो इफेक्ट कर रही होती है, हर पॉइंट पर ग्रेविटी वो अमल कर रही होती है। तो अगर हम उन सारी फोर्सेस को सम अप करके एक सिंगल फॉर्म में शो करें, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फॉर्म में शो करें, तो ये एज ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास आएगा। डेफिनेशन की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर टोटल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी एक्टिंग। अब हमें पता है कि जो वेट है वो फोर्स होती है जिससे जमीन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर जमीन या अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सारे का सारा अपेरेंटली फील होता है कि उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिए गए, जैसे स्फीयर है, स्क्वायर या रेक्टेंगल है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, जो स्क्वायर और जैसे ये स्क्वायर है तो इनके डायगोनल्स को अगर हम मिलाएं तो जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अगर कोई ट्राइंगल है तो उनके मीडियंस, मतलब ये अगर फर्ज करें हमारे पास एक ट्राइंगल है तो इधर से एक मीडियन ड्रॉ करें, एक मीडियन इधर से ड्रॉ करें, एक इधर से, तो जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट करते हैं ये उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। राउंड प्लेट जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, स्फीयर का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सिलेंडर जो होता है, ये जैसे एक ये सिलेंडर है
इसका ये जो सेंट्रल एक्सिस होता है, ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मीटर रॉड उसका सेंटर जो है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब ये तो था सिमेट्रिकल शेप, जिनकी शेप सिमेट्रिक होती है उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट अगर हमारे पास कोई इर्रेगुलर शेप आ जाए, जैसे ये लैमिना है, इस लैमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? तो इसको निकालने का तरीका ये है कि आप उस लैमिना पे एक होल करें किसी भी एक रैंडम प्लेस पर, उस होल के क्लिक करके उसको आप उस पे उसके जरिए लटका कर एक लाइन ड्रॉ कर लें। फिर आप किसी दूसरी जगह पे होल करें, वहां पे लटका कर लाइन ड्रॉ करें। जिस पॉइंट पर वो लाइंस आपस में मिलेंगी उसको हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो इस तरह आप किसी लैमिना या इर्रेगुलर शेप का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास वो प्लेस या वो पॉइंट होता है जहां अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सपोर्ट दें तो उसका सारे का सारा वेट सपोर्ट में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्पैनर्स है, तो अब इस पॉइंट के ऊपर अगर आप इसको सपोर्ट देते हैं तो ये खुद को बैलेंस कर लेगा। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, जहां पर हमें यह फील हो कि उसका सारे का सारा मास इस जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है। वहां पर अगर हम उसको सपोर्ट दें और वो खुद को बैलेंस कर ले वो ऑब्जेक्ट, तो वो प्लेस जो उसका सेंटर ऑफ मास कहलाती है। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द सेशन। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम बाकी हिस्से को कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।